हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आपसे स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आया हूं। इसमें 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बाघ का अंकन नहीं किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा। यह सब संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 243 एक के अंतर्गत यह गठित किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर देखते तो कहा जा रहा है कि संघीय समिति। संघीय समिति जो था दोस्तों, इसका अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, तो हाँ बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, तो बिल्कुल सही है। संचालन समिति का अध्यक्ष के एम मुंशी थे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। यहाँ पर कह रहा है राज्य समिति का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी बिल्कुल सही है। 3 सही है, ये गलत दिया हुआ है। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और के एम मुंशी जो थे वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, और संचालन समिति के सिर्फ अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है दोस्तों कि सबसे पुराना युग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आर्कियन जो है सबसे पुराना युग है। आर्कियन युग जो है दोस्तों, जब पृथ्वी शुरू हुआ था, जब उस वक्त की अवधि को हम लोग आर्कियन युग कहते हैं। आर्कियन युग जो है दोस्तों लगभग 45 करोड़ साल पहले शुरुआत हुआ था। बता दें दोस्तों, उस समय के जो है युग था उसे 4 अवधि में विभाजित किया गया था। ये 4 अवधि जो थे दोस्तों, न्यूरो आर्क था, पोलो आर्क था, मेसोजोसियस था और ओरेची था। अगला सवाल दोस्तों कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के प्रति जो होते हैं मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। इसके बारे में आपको बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। 75(2) के अनुसार मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रत्यर्पण पद का धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और जब पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत है जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, तो 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 29 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मेजर रेंडल को बनाया गया था। अगला सवाल है कि जोस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर आदि आते हैं। और इसी के अंतर्गत जो इसका जो सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम की, वो है केटू या गॉड ऑस्टिन। अगला सवाल है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज को पारित किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है। तो ये जो हैवलॉक द्वीप जो है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जिसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप रखा गया है। यहाँ पे 3 द्वीप का नाम बदला गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दोस्तों। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। वही नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रख दिया गया है, तथा रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है।
अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। एक तरफ महाजन पद दिया हुआ है दोस्तों और दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है, तो इसको चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। कह रहा अंक की राजधानी कहा था, अंक का राजधानी चंपा था। काशी की राजधानी कहा था, तो काशी की राजधानी वाराणसी था। कौशल की राजधानी कहा था, तो कौशल की राजधानी श्रावती था। वतस की राजधानी कहा था, तो वतस की राजधानी कौशाम्बी था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो इसमें दिया हुआ दोस्तों, एक तरफ वेद दिया हुआ, एक तरफ ज्ञान दिया हुआ है, तो इसको मिलान करते दोस्तों। करा कल्प जो है वो किससे संबंधित है, तो कल्प जो है दोस्तों वो यज्ञ संबंधी नियम है। कल्प यज्ञ संबंधित नियम है। छंद जो है वेद मंत्रों का पाठ है। निरुक्त जो है दोस्तों शब्दों की उत्पत्ति है। और शिक्षा जो है दोस्तों मंत्रों का उच्चारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। मणिपुर में नहीं लागू है, मेघालय में लागू नहीं है और नागालैंड में लागू नहीं है। ये तीन जगह पे पंचायती राज्य लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों पंचायती राज्य से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन जो दोस्तों 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि सिडबी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका जो दोस्तों स्थापना जो है वो 2 अप्रैल 1990 किया गया था। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। तो इसका सही हो जाएगा कश्मीरी हिरन की संरक्षण किया जा रहा है। डाची ग्राम उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि शीष सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब में किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों, तो 1873 ईस्वी के अमृतसर में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, तो अमृतसर में की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे है। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त विधेयक से संबंध है अनुच्छेद 117। और जो धन विधेयक बोला जाता है, धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। अगला सवाल है दोस्तों कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1540 ईस्वी में। दोस्तों ये श्वेतांबर और दिगंबर दो इसमें अनुयायी मानने वाले जैन धर्म के। तो श्वेतांबर दिगंबर के अनुसार जो है 540 ईस्वी पूर्व है और श्वेतांबर है उसके अनुसार 599 ईस्वी पूर्व माना जाता है कि महावीर का जन्म हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है। तो ट्रेन 18 जो है इसका नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पे वंदे भारतम एक्सप्रेस दिया हुआ दोस्तों, तो ये भारतम नहीं मारेंगे हम लोग, वंदे भारत एक्सप्रेस मारेंगे। और ये जो पूछा जाए दोस्तों कि ये सर्वप्रथम कहाँ किस कौन से दो शहर के बीच चली थी, तो ये वाराणसी और दिल्ली के बीच चलाया गया था। इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया वंदे भारत एक्सप्रेस का। अगला सवाल है दोस्तों कि जनसंख्याकिक लाभांश होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या पर इसका निकलता है। अगला सवाल है दोस्तों कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट विटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इसके बारे में बता दें दोस्तों कि भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो शक्ति प्राप्त है।
ये पहला वीटो शक्ति जो प्राप्त है दोस्तों उसे कहते हैं आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में जो होता है तहत के दोस्तों राष्ट्रपति न तो सहमति देता है, न ही अस्वीकृति देता, न लौटाता है। और पॉकेट वीटो के तहत जो भी नियम आता है, जैसे पहला ज्ञानी जैल सिंह थे, वो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इसका प्रयोग किया और उसे अपने जेब बिट्टो में या पॉकेट बिट्टो में रख लिए थे। ये कब रखे थे? तो 1986 ईस्वी में पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किए थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने। किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? तो अनुच्छेद 111 के तहत इसका प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो थे महाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम शासक थे और ये गुप्त वंश के शासक थे। अगला सवाल है दोस्तों कि कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास, हिरण और शेर ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला सवाल है दोस्तों कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखा जिसमें नील की खेती के बारे में वर्णन किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी आए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो थे दोस्तों ये उस समय का अपने अंतिम शासक थे और जो ब्रिटिश साथ मिलान किए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। दोस्तों इसके बारे में बता दें कि गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उद्धृत हुआ है, इसकी रचना किसने किया? तो विश्वामित्र ने किया। इसका प्रमुख देवता कौन? तो सविता जो है प्रमुख देवता है। इसमें कुल इस सूक्त में जो है 18 मंत्र का मंत्रों में केवल एक है। इस मंत्र में जो है गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और इसके 8 अक्षरों का 3 चरण है। गायत्री मंत्र का 8 अक्षरों का 3 चरण है। अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर जो है दोस्तों कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। पृथ्वी के जैसे मान लीजिए पृथ्वी दोस्तों ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का हम लोग सुविधा के अनुसार 3 रेखा बना दिए। पर बीच की रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर की ओर उत्तर की ओर नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर को कहते हैं मकर रेखा। तो दोस्तों इसी अनुसार कहा जा रहा है कि कर्क रेखा जो है कर्क रेखा के ऊपर भारत जो कर्क रेखा के कौन सा राज्य ऊपर है? तो मणिपुर कर्क रेखा के ऊपर है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और जिन 8 राज्यों की बात किया जाए दोस्तों तो सर्वप्रथम गुजरात में आते हैं, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के होते हुए जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टेगु सिगलपा जो है होंडुरास की राजधानी है। अगला सवाल है दोस्तों संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 ईस्वी को हस्ताक्षरित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसे अंगीकृत भी कहते हैं। संविधान का अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। लागू कब किया गया संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से दुखित होकर के 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और इसकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वीकृति जो था 1920 के
दिसंबर दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसको पुष्टि किया गया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस आंदोलन में किया गया, किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार दोस्तों बताया जाता है कि अनुच्छेद 356 के मुताबिक कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही हो। और अनुच्छेद 365 के अंतर्गत के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालत में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य है। तो पहला राज्य तो आप लोग सबको पता होगा दोस्तों कि पंचायती राज सबसे प्रथम लाहौर में हुआ था। किस समिति के तहत हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत हुआ था। कब यह हुआ था? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया था। जो पंचायती राज जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में। और जो पूछा जाए कौन सा गांव में हुआ था तो बगदारी गांव में हुआ था। बगदारी गांव में हुआ था। इसके पश्चात 1959 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था 1959 ईस्वी में ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान और तथा आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बाद दूसरा जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। 1959 में ही हुआ था। और 1960 में जो दोस्तों 1960 में 3 राज्यों में लागू हुआ था, असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। और 1962 ईस्वी में महाराष्ट्र में लागू हुआ था पंचायती राज्य। अगला सवाल है दोस्तों कि नतांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड में स्थित है। यह 200 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ दोस्तों, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस उद्यान का जो निर्माण करता था वो ब्रिटिश प्रशासन ने किया था। और कब किया था? तो 1923 ईस्वी में इस नतांगी नेशनल पार्क का निर्माण किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। संविधान के अनुसार 22। मूल रूप से कहें दोस्तों कि जो 1949 का जो संविधान था उसके अनुसार संविधान में के प्रस्तावना में अनुच्छेदों की संख्या था 395। और जो भाग की बात किया जाए तो भाग था 22। अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची था 8। लेकिन वर्तमान में जो दोस्तों अनुच्छेद की संख्या कितना है? अनुच्छेद की संख्या है 465। भाग कितना है वर्तमान में? तो भाग है 25। और अनुसूची कितना है वर्तमान में? अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची ये वर्तमान में है दोस्तों। 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची। मूल संविधान के अनुसार अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूचियां 8 थी। अगला सवाल है दोस्तों कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दोनों सदन से पारित होना जरूरी है। राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी दोनों सदन से पारित होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भागी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिलचर। पूर्वी पश्चिम जो गलियारा है दोस्तों ये पूर्व से पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक है। ग्वालियर का पूर्वोत्तर भाग सिलचर है और पश्चिमोत्तर का जो भाग है वो पोरबंदर है। पश्चिम की तरफ पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है। अगला सवाल दोस्तों कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉइट नामक शहर प्रसिद्ध है। ये कहाँ है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध नगर है जहाँ मोटर गाड़ी विश्व में संपूर्ण मोटर गाड़ी का बृहद निर्माण केंद्र है। अगला सवाल है दोस्तों कि अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसपी ने पढ़ा था। अब तक ज्ञात अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या है दोस्तों 33। अगला सवाल है दोस्तों कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोक लेखा समिति जो है वो कैग का ऑडिट रिपोर्ट को जांच करती है। इसके बारे में बता दें दोस्तों कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसमें कुल जो है 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। और जब पूछा जाए कैग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 22 होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 22 होती है। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। कैग को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। श्वेत क्रांति का जनक जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशियां दी जाती है? तो इसकी 1 लाख जो है अंतरजातीय विवाह करने पर 1 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 1919-1920 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सहजानंद सरस्वती जो थे दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला सवाल है दोस्तों कि एक सींग वाला राइनो या गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये असम राज्य में पाया जाता है। किस उद्यान में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यह पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। अगला सवाल है दोस्तों कि नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2014 में जो है इस प्रभावी हुआ था। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों नायोगा का 29 अक्टूबर 2010 को किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन परत क्षय दिवस बताया जाए दोस्तों ओजोन परत क्षय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों विज्ञान एवं गणित। विज्ञान से 25 संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों इसमें कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज के लिए प्रकाश संश्लेषण होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है दोस्तों गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला कहा
जाता है। अगला सवाल है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जो है जीन है। जीन का सर्वप्रथम संश्लेषण जो थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। इन्हें आनुवंशिकता के पिता भी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के पिता भी कहा जाता है। और जोहानसन वर्ग जो थे 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने किया था। जीन की खोज किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाया निलय में आता है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध जो है प्रारंभिक खाद्य के अंतर्गत नहीं आता है। प्रारंभिक खाद्य के अंतर्गत सब्जी, फल तथा अनाज आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज है। अगला सवाल है दोस्तों, टीका रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली में टीका रोग होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि ट्राइबेसिक एसिड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉस्फेरिक अम्ल जो है ट्राइबेसिक एसिड है। इसका रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों फॉस्फेरिक H3PO4 होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी का नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों C6H8O6 होता है। और ये जल में घुलनशील विटामिन है और ये मानव शरीर में सब बहुत ही कम मात्रा में होता है। और इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो है बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। अगला सवाल है कि जाइलम का कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का संवहन करना जाइलम का कार्य होता है। पौधे के हर एक भाग में जाइलम द्वारा जल पहुंचाया जाता है और फ्लोएम द्वारा खाना पहुंचाया जाता है, भोजन पहुंचाया जाता है। अगला सवाल है इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी को उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी उबल करके भाप बनेगा, भाप से फिर पानी बन जाएगा, इसलिए कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना क्या हो गया? तो यह रासायनिक परिवर्तन हो। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन हो। कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला सवाल हो दोस्तों कि H2SO4 का एटोमिस एटोमिसिटी कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7 होता है। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं दोस्तों। इसे रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। रसायनों का सम्राट किसे कहते हैं? तो H2SO4 का या सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। इसे और एक नाम से जानते हैं दोस्तों, कशिश का तेल भी इसे कहा जाता है। औद्योगिक पैमाने पर जो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की 2 विधियां होती है। एक तो संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है, दूसरा लेड कच्छ विधि द्वारा हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों साबुन का सह उत्पाद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लिसरॉल जो है साबुन का सह उत्पाद है। अगला सवाल है कि लेंस की शक्ति का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है दोस्तों वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। वनस्पति घी को डालडा को वनस्पति घी कहते हैं। और वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजनी
करण की हम लोग प्रयुक्त करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमेट जो है नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा की उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से क्या होगा? अधिक होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत मात्रा कितना होगा? तो 75%। 22 कैरेट सोने में कितना होगा? तो 24 कैरेट सोने में कितना होगा? तो 100% सोना शुद्ध सोना होता है। और जो 22 कैरेट में कहा जाए दोस्तों तो 22 कैरेट में 22 भाग सोना होता है और 2 भाग जो है वो तांबा मौजूद रहता है 22 कैरेट सोना में। 22 कैरेट सोना में 22 भाग सोना और 2 कैरेट तांबा रहता है। 24 कैरेट में 100% शुद्ध सोना होता है और 18 कैरेट में 75% सोना होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबर होता है। अगला सवाल है सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुत्ता को एक भेजा गया था। किससे भेजा गया? तो स्पुतनिक 2 के द्वारा एक कुत्ता को भेजा गया था। उसका नाम क्या था? तो लाइका नामक एक कुत्ता था, उसे भेजा गया था। कब भेजा गया था दोस्तों? तो 1957 ईस्वी में भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? सोवियत संघ के द्वारा यह भेजा गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अत्यधिक होती है, ध्वनि का चाल शून्य होता है। धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।